सीबीएसई 2025 केमिस्ट्री 12 और हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी तक पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने 2010 से 2023 के पीवाईक्यूज देखे जो हमारे 10 चैप्टर्स है केमिस्ट्री 12 के। उसके बाद 2024 के पीवाईक्यूज जो 15 सेट्स आए थे उसको हमने चैप्टर वाइज देखा। उसके बाद हमने 2025 का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसको हमने देखा चैप्टर वाइज। और अब एक तरह से हमने क्वेश्चंस और बेसिक हमें पता है ब्रीफ में क्या क्या आता है नहीं आता है। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और थोड़ा रिवाइज भी करेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चंस या फिर कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ और नहीं बताऊंगा। इसमें बस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पीडीएफ में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और साथ में कुछ और बातें भी लिखी हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स है। तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, तो पहले मैंने उनको लिखा है। जैसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया एनसीईआरटी में। उसके बाद क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, उसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में बताया गया है। उसके बाद टॉपिक है मोनोसैकेराइड्स, उसमें अल्डोज और कीटोज क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया। फिर ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डाइसैकेराइड्स, ऐसे करके। फिर प्रोटीन्स के बारे में है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो पीडीएफ में मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर 10 में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद फिर मैंने एक टॉपिक लिया है। वो टॉपिक मैंने लिया कार्बोहाइड्रेट्स, उसको मैंने लिखा है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हमें ये पढ़ना है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चार्ट बनाया, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डाइसैकेराइड्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज होता है फ्रुक्टोज ग्लूकोज। अगर ऑप्शन में अल्फा डी या बीटा डी है तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। उसी तरह माल्टोज और लैक्टोज, इन तीन के बारे में हमें देखना है एनसीईआरटी में। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोनोसैकेराइड्स, जैसे आपके पास स्टार्च हो गया, स्टार्च में भी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हो गया, और इसमें भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में है, ठीक है। तो वो भी आप नोट्स में बना सकते हैं। मैंने डाइसैकेराइड्स में नहीं लिखा है, जैसे माल्टोज में कौन सा C1 C4 या सुक्रोज में C1 C2 ऐसे करके क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट मैंने बनाया छोटे से, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कौन से ईयर में, मतलब जो रिसेंट ईयर्स हैं 2025, 2024, 2023, ऐसे करके कुछ 5 to 10 ईयर्स में अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे 2025 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल था उसमें क्वेश्चन आया था सेलुलोज के बारे में, कि सेलुलोज जो पॉलीमर होता है या पॉलीसैकेराइड होता है उसका मोनोसैकेराइड क्या है, वो किससे मिलकर बना है। 2024 में क्वेश्चन आया था माल्टोज के बारे में, माल्टोज किससे मिलकर बना है। 2023 में आया था कि इनमें से किस में सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर माल्टोज में सिर्फ ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसी में जो टॉपिक हमारा आता है उसको मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया है। उसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम्पल्स। हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखा था, उसमें एग्जाम्पल्स पूछे गए थे। क्लासीफाई करना था गिवन हमारे पास कंपाउंड में से कौन मोनोसैकेराइड है, कौन डाइसैकेराइड है, ठीक है। और एक में पॉलीसैकेराइड भी पूछा गया था। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन, डाइसैकेराइड की डेफिनेशन। उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल्स और रीजन, ऐसा क्यों होता है। फ्री एल्डिहाइडिक हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, वो बॉन्डेड नहीं होता है, तो ऐसे करके हमने देखा था जब हमने डिस्कस किया था पीवाईक्यूज में। उसके बाद इनवर्ट शुगर, सुक्रोज को क्यों कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है वो भी हमने देखा था। उसके बाद किस ईयर में इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं उसका मैंने एक चार्ट बनाया। जैसे 2024 के 15 सेट्स थे तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ फ्रुक्टोज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इनवर्ट शुगर का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया था, क्लासीफाई करने बोला था गिवन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एनिमल स्टार्च क्या होता है, और जैसे ग्लाइकोजन होता है उसको क्यों एनिमल स्टार्च कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 2021-22 में एग्जाम्पल पूछा गया था मोनोसैकेराइड का, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन थे।
और उसके बाद 2019 में पूछा गया था स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज। तो 2019, 2018 रिसेंट के 5 to 7 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस लिए और पहले भी पूछे गए थे, पर रिसेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, टेबल बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो पूछे नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसके लिए मैंने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, एक तो अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ले लिए हैं, एनसीईआरटी के डेफिनेशन से या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे करके मैंने इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, 23 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे पीडीएफ में। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे पता लगाया गया, उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर का कैसे पता लगाएगा, उसमें एनोमर्स के बारे में, एनोमेरिक कार्बन के बारे में, अल्फा डी, बीटा डी, और हमारे पास जो डी होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली उनसे नहीं आए पर उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है एनसीईआरटी। उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पर अभी हम लोग जैसे फोकस करेंगे 2025 बोर्ड के लिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, ठीक है, और आप कोशिश करिएगा उसका आंसर बताने का, और उसके बाद पीडीएफ में हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स। तो आप बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो जनरली जहाँ तक मुझे ध्यान है 2024 में पूछा नहीं गया है, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के इसमें, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ। तो जनरली हमें पता है एक लेबोरेटरी मेथड होता है, एक से ज़्यादा लेबोरेटरी मेथड, एक से ज़्यादा कमर्शियल मेथड भी हो सकते हैं, पर जनरली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं। एक लेबोरेटरी मेथड, कैसे हम लोग लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, पर जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो जनरली लार्ज स्केल के लिए होता है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर या कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है किसी कंपाउंड का, जैसे आपको फिनॉल में ध्यान होगा क्यूमीन से होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था हमारे पास। वैसे ही ग्लूकोज का कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, मतलब किसका हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। आपके पास ऑप्शन है सुक्रोज, केन शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च, है ना। स्टार्च हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज से बना रहता है। तो जब हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। और यहाँ पर एक और मेथड दिया था केन शुगर या सुक्रोज से, ठीक है। यहाँ पर कमर्शियल पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज किसे कहा जाता है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो आपके पास ऑप्शन है फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज। तो डेक्सट्रोज किसको कहते हैं, तो डेक्सट्रोज हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। उसी तरह और सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, किसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या स्टार्च, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर किसका होता है, तो फ्रुक्टोज का होता है। ऐसे करके और क्वेश्चंस हैं। फिर जैसे एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च का, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। इनके आप देखे होंगे, आपको ध्यान होगा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, किसमें ब्रांचिंग होती है, किसमें नहीं होती है, मेजर कंपोनेंट कौन सा है, कितना परसेंट है। वैसे डायरेक्ट परसेंट तो नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 2 ही कंपोनेंट है, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ मैंने लैंग्वेज क्वेश्चंस भी लिखे हैं, जैसे एक्सप्लेन हाउ एंड वाई स्टार्च इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर 2 है, ग्लाइकोजन से भी आपको बताना है, सेलुलोज से ही बताना है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि वाई आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखा है इसमें, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो वो क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, जो मेन स्टोरेज होते हैं प्लांट्स में। उसके बाद कुछ आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा, बस लैंग्वेज थोड़े मॉडिफाइड रहेंगे, ठीक है। तो आप उनको ध्यान रखें। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्स
ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टू रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स। तो एक हमारे पास शुगर है नॉन रिड्यूसिंग एक्स, वो 2 मोनोसेक्राइड्स देता है, मतलब एक्स एक डाइसेक्राइड है, हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट है, मतलब और क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर होता है तो टॉलरेंस या फेलिंग को ये रिड्यूस करता है, तो मिरर टेस्ट हो जाता है, आपको बस लैंग्वेज लिखनी है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था एक्स, वो हमारा सुक्रोज हो जाएगा, तो लैंग्वेज क्वेश्चन था। उसके बाद और भी कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जैसे नेम द कैटलिस्ट यूज टू कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का आप बताइए क्या होता है कैटलिस्ट जो हाइड्रोलाइसिस में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इन्वर्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेज क्या होता है, जैसे इन्वर्स शुगर होता है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो हमने देखा था वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी, तो ऐसे करके हमने देखा था। तो उसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट क्या होता है, इन्वर्टेज होता है ना। इन्वर्स शुगर जो डायरेक्शन ऑफ जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमने इसके बारे में देखा था। तो जैसे ये 1 मार्क्स का है तो हमें पूरा इन्वर्स शुगर नहीं बताना है, डायरेक्ट एंजाइम हम लिख सकते हैं। जो यहाँ कैटलिस्ट है, एंजाइम भी क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो मैंने डायरेक्ट आंसर में लिख दिया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। जहाँ तक मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 2 भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ग्लूकोज। और हमारे पास 27 को एग्जाम है, तो मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो हमने लगभग डिस्कस कर ही लिया है, अब आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा जो हमारे पास हर एक चैप्टर है उसका ऐसे हम लोग एक एनालिसिस करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, और बाकी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपने नोट्स मॉडिफाई करके आगे बढ़ते रहिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं लैंग्वेज, और फिर धीरे धीरे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, बायोमोलिक्यूल्स। एनसीईआरटी में मैंने यहाँ पर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ना है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स में अल्डोज और कीटोस। उसके बाद ग्लूकोज के बारे में दिया है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो 2 तरह से, सुक्रोज और स्टार्च। स्टार्च से हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है और इसको डेक्सट्रोज भी हम कहते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें देखना है। फिर रिएक्शंस कैसे पता चला उसका स्ट्रक्चर। फिर डी प्लस ग्लूकोज है ना, तो प्लस क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है, कन्फिग्रेशन से रिलेटेड इसका रीज़न क्या है। फिर उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उनके रिएक्शंस। फिर एनोमर्स, एनोमेरिक कार्बन, पायरानो स्ट्रक्चर, हवर्थ स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमें देखना है, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कई बार हैवर्थ स्ट्रक्चर या फिर पायरानो स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिखा रहता है। फिर फ्रुक्टोज, उसका स्ट्रक्चर। फिर फ्रुक्टोज का फिरानोस स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद डाइसेक्राइड्स, इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर सुक्रोज, सुक्रोज को इन्वर्स शुगर क्यों कहते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 हमें एग्जांपल्स देखने हैं। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च, उसमें अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन होता है। फिर हमारा सेलुलोज और ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक टॉपिक है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है प्रोटीन। प्रोटीन में एमिनो एसिड, उनका क्लासिफिकेशन, ज्विटर आयन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टाइड लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इनके बारे में पूछा गया था 2024 में। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके ये 2 टाइप्स हमें देखने हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। फिर एंजाइम्स, इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं और इनके एंड में एस आता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बहुत ही ब्रीफ में हमें देखना है। ये सब बेसिकली बायो के टॉपिक हैं जब हमें मैकेनिज्म अच्छे से देखना है, पर यहाँ पर हमें बहुत ही ब्रीफ में देखना है। फिर विटामिन्स, उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ए, डी, ई, के, और विटामिन बी के ग्रुप, बी ग्रुप विटामिन और विटामिन सी। तो ये जो होते हैं विटामिन वो क्या होते हैं, स्टोर नहीं होते, यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन विटामिन B12 ये स्टोर हो सकता है। एनसीईआरटी में देखिएगा एक्सेप्ट लिखा था, एक्सेप्ट
विटामिन B12। फिर सोर्सेज ऑफ विटामिन, उनके डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती हैं, ये टेबल में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लिक एसिड में DNA, RNA, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर बेसिस में RNA के 4 बेसिस, DNA के 4 बेसिस, कौन सा बेस अलग होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड के पिक्चर के साथ फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका डायग्राम के साथ, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड हेली स्ट्रक्चर फॉर DNA, टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, mRNA, tRNA, ऐसे करके कुछ RNA मॉलिक्यूल्स है, बस उनको ध्यान रखना है। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये बॉक्स में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमें पढ़ना है NCERT में। और ये हार्मोन्स जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड और उनके मोनोसेकेराइड्स जो हमें मिलते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पे। तो ये रहे डाइसेकेराइड्स, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग मोनोसेकेराइड्स। आप यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे आए नहीं हैं पर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, उनका क्या है, जो मोनोसेकेराइड्स कहते हैं स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच होता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन में C1C4 तो होते ही है स्ट्रेट चेन में, पर क्योंकि ये ब्रांच होता है तो C1C6 पे ब्रांचिंग शुरू हो जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। फिर जैसे सेलुलोज, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज होता है, C1C4 में यहाँ होता है, जैसे यहाँ भी आपका क्या था C1C4, तो ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रेट चेन है। ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है, अल्फा डी ग्लूकोज अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका आपका मोनोसेकेराइड जो होगा वो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, पर इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का कॉम्पोनेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो 2025 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल हमने किया था उसमें क्वेश्चन था कि बीटा डी ग्लूकोज किसका मोनोसेकेराइड है, या कौन सा कंपाउंड बीटा डी ग्लूकोज से बना है, तो आंसर हमारा सेलुलोज होता। फिर 2024 में माल्टोज के बारे में पूछा गया था, ये किससे बना हुआ है, और 2023 में क्वेश्चन था कि ओनली ग्लूकोज से कौन सा कंपाउंड बना है, तो माल्टोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। इसमें कैसे कैसे टॉपिक्स आए, तो एग्जाम्पल्स पूछा गया है। उसके बाद डेफिनेशन पूछा गया, डिफाइन करिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका रीज़न, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर इन्वर्स शुगर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डायरेक्ट डेफिनेशन जनरली पूछ लिया जाता है। फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए 2024 में, जो 15 सेट्स थे उसके सारे क्वेश्चन जितने आए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो 2024 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ फ्रुक्टोज ये पूछा गया था। फिर 2024 में ही इन्वर्ट शुगर का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिर रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन, एनिमल स्टार्च क्या मतलब कौन होता है और उसको क्यों कहते हैं, ग्लाइकोजन हमारा होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है, तो फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप उसमें होता है। मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन, डाइसेकेराइड का डेफिनेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस इसमें रहते हैं, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड, फिर स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट सुक्रोज, 4 स्टेटमेंट थे उसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फिर एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग, ठीक है, ये 2021 का था, तो ये 2021-22 से पूछे गए थे। तो डाइसेकेराइड का एग्जांपल नहीं, वो डाइसेकेराइड जो रिड्यूसिंग है, तो लैक्टोज और माल्टोज होता है। शुगर जो है सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। उसके बाद 2020 में पूछा गया था कंपोनेंट ऑफ स्टार्च दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। 2019 में पूछा गया था स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और 2023 में वो ऑर्गन पूछा गया था जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एनिमल बॉडी में, तो आप कोई भी लिख सकते थे, मसल, ब्रेन या लिवर में से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूछा जाए तो आप एक लिख सकते हैं, 3 ऑर्गन दिए हुए हैं NCERT में। फिर 2023 में पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, ओके। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। तो सम क्वेश्चंस अदर देन PYQs, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, उनको क्या कहते हैं, तो ये डायरेक्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन है। अब जैसे जो एग्ज़ाम है उसमें कैपिटल भी होता है ऑप्शन, स्मॉल भी जनरली नहीं होता है, तो यहाँ पर आप, मैंने स्मॉल भी लिख दिया पर आप कैपिटल भी लिख दीजिएगा, जनरली ऐसा होता है, ठीक है।
अगला है कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है ग्लूकोज का वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका होता है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है लाइन डेक्सट्रोज हम किसको कहते हैं, तो डेक्सट्रोज हम ग्लूकोज को कहते हैं, तो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन है सम मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और रीज़न है ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो एसर्शन देखिए ये एसर्शन सही है या गलत है, तो ये गलत है। एनसीईआरटी में लिखा है ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, सम नहीं ऑल होगा, और ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है तो रीज़न सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा एसर्शन रीज़न में अगर कुछ आप रीज़न लिख पाए शॉर्ट में तो बिल्कुल लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम है 2025 ऑफिशियल सैम्पल पेपर की जो मार्किंग स्कीम थी उसमें लिखा हुआ था कुछ रीजन एसर्शन रीज़न में भी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रुक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट, तो फ्रुक्टोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है, एल्डोपेंटोज है या कीटोपेंटोज है। तो सबसे पहले तो फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो एल्डो तो नहीं होगा, एल्डो एल्डिहाइड के लिए होता है। अब फ्रुक्टोज का जो आपका होता है उसमें आपका 6 होता है, 6 कार्बन होता है, C6H12O6, फार्मूला बिल्कुल सेम होता है ग्लूकोज की तरह, तो कीटो हेक्सोज हो जाएगा। तो फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, तो कीटोपेंटोज कीटो हेक्सोज, तो आप ध्यान रखिएगा कीटो हेक्सोज होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवो रोटेटरी, तो इनमें से कौन सा लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो हमारा ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है हाइड्रोलाइसिस से पहले, हाइड्रोलाइसिस के बाद नहीं पूछा गया, तो हाइड्रोलाइसिस से पहले ही मानेंगे, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रुक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है, तो फ्रुक्टोज इज लीवो रोटेटरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्यूरानोस स्ट्रक्चर, तो फ्यूरानोस स्ट्रक्चर किसका होता है, तो फ्रुक्टोज का फ्यूरानोस स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का पायरानोस स्ट्रक्चर, तो फ्रुक्टोज हैज़ अ फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। एसर्शन रीजन है माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, रीजन है माल्टोज एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। एक बार आप देखिए तो एसर्शन है माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रीज़न है माल्टोज एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो क्या ये सही है, ये गलत है, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो एसर्शन सही रीज़न गलत, तो हमारा ऑप्शन हो गया, आप लिख सकते हैं सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला है एसर्शन रीज़न लैक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन द मिल्क, तो लैक्टोज मोनोसैकेराइड होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज मिल्क में तो प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर तो ये हमें पता है, पर क्या लैक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, तो नहीं, लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द डाइसैकेराइड लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शुगर होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, डाइसैकेराइड होता है, तो हमारा रीज़न सही है, तो डी सही हो जाएगा। एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीज़न आर इज करेक्ट या ट्रू। 10th नंबर है द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम इज, तो बताइए प्लांट किंगडम में सबसे अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो वो सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, वो लैंग्वेज में आया था कि क्यों कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन में है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है जो स्टार्च का कंपोनेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने छोटा सा टेबल बना दिया, तो एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है और वो वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, और इनके परसेंटेज कंपोजिशन। अगला है एक्सप्लेन हाउ एंड वाई स्टार्च, यहाँ 2 बार स्टार्च आ गया, स्टार्च इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, तो यहाँ लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड stored in plant's body whereas glycogen is a polysaccharide stored in animal's body, थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, अच्छे से स्पेस देके लिखेंगे। They are structurally different, तो starch consists of amylose and amylopectin, glycogen has a structure similar to amylopectin but is more highly branched, ये हो गया डिफरेंस। सेलुलोज में देखते हैं, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स while starch is the storage material of plant, ठीक है, स्टोरेज मटेरियल है लेकिन सेलुलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, वैसे सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंट आपसे पूछा गया था। अच्छा हाउ एंड वाई, तो आप हाउ में और वाई में ऐसे 2 रीजंस भी लिख सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे आपको मॉडिफाई करना है। तो स्टार्च इज अ ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज वाइल सेलुलोज इज अ लीनियर चेन, है ना। स्टार्च ब्रांच चेन क्यों है, क्योंकि जनरली जो मेजर कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेक करके भी लिखना चाहें कि starch consists of amylose which is a straight chain
एंड अमाइलोपेक्टिन विच इज अ ब्रांच इन अल्फा डी ग्लूकोज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर वाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे बोथ कंटेन अ फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप रेस्पेक्टिवली। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप, विच makes them undergo oxidation readily to form carboxylic acid and in the process the reactive reagents are reduced easily। वैसे इस 1 मार्क्स का ही था, तो आपको यहीं तक सिर्फ चाहें तो लिख सकते थे, ठीक है, पर आगे भी आप लिख सकते हैं। वो अगर रिड्यूसिंग है तो क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है विच मेक्स देम अंडरगो ऑक्सीडेशन रेडली टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च का रोल क्या होता है, तो स्टार्च इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स, मेन स्टोरेज होता है। फिर नेम टू डाइसेकेराइड्स विच हैव ग्लूकोज एज एटलीस्ट वन ऑफ देयर मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा 2 डाइसेकेराइड्स विच हैव ग्लूकोज एज एटलीस्ट वन ऑफ इट्स मोनोमेरिक यूनिट, कम से कम एक होना चाहिए, दोनों भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुक्रोज हो जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और लैक्टोज हो जाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। वो डेक्स्ट्रो होता है, पर हाइड्रोलाइसिस में ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होता है फ्रुक्टोज का, तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। रीज़न है, हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज चेंजेस द साइन, ऑलवेज चेंजेस द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो ये गलत है, हमेशा चेंज नहीं करता है ऑप्टिकल रोटेशन का, हाइड्रोलाइसिस से कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस फ्रुक्टोज बनाया, इसके कारण ऑप्टिकल रोटेशन उसका चेंज हुआ, तो ऐसा नहीं है, तो रीज़न नहीं होगा। तो यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट डिपेंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टू रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स एंड आइडेंटिफाई एक्स। तो बस लैंग्वेज का अंतर है, बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा सुक्रोज, जो और वो जो देता है मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और मोनोसेक्राइड्स हमेशा रिड्यूसिंग होते हैं, तो वो रिड्यूसिंग हो गया, तो एक्स हो गया सुक्रोज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। तो पहले ये देख लेते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज वी गेट डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज भी आप लिख सकते हैं, which are monosaccharides and reducing in nature, hence the non-reducing sugar X is sucrose. Or when glucose solution is heated with tolerance reagent, silver mirror on the inner surface, है ना, यही होता है जो टेस्ट हम लोग करते हैं, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो सिल्वर मिरर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द रिएक्शन वेसल इज ऑब्जर्व्ड। अगला है एसर्शन, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज कैन नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। रीज़न है, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज डू नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, तो सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज कैन नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। अब देखिए, फ्रुक्टोज तो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, तो फ्रुक्टोज तो दे सकता है, तो एसर्शन हमारा गलत हो गया। अगला हमारे पास क्या है, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज डू नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ्रुक्टोज है उसके पास तो कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक नहीं होता, और सुक्रोज में जो ग्रुप होता है वो बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। सुक्रोज डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट बट फ्रुक्टोज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो है गलत है, तो इसका सही लिख दिए। और ये जो रीज़न था, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज डू नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, तो रीज़न सही हो गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लैंग्वेज में बस थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, नेम द कैटलिस्ट यूज टू कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो ये हो जाएगा इन्वर्टेस। इन्वर्ट होता है वो, इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्टेस इज द कैटलिस्ट यूज टू कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। ये हमने पढ़ा है, आयोडीन टेस्ट एक होता है कि ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं। स्टार्च गिव्स द आयोडीन टेस्ट वेयर एज सेलुलोज, ध्यान से देखेंगे लैंग्वेज में, बोर्ड में, सेलुलोज डज नॉट। When a solution of iodine is added to a sample, the color of the sample changes to blue black due to the presence of starch. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो पहले भी लिख सकते थे, पर यहाँ मैंने अलग से लिख दिया। तो सुक्रोज में C1 अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी फ्रुक्टोज, माल्टोज में C1 और C4 में होता है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, वैसे लैक्टोज और एमाइलोज में। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमने पहले भी देखा है, डायरेक्ट डेफिनेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अगला है स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों में ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड्स बिल्कुल, पर वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्च में अल्फा डी होता है और सेलुलोज में बीटा डी होता है। जिसको थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज इज ऑफ द लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट्स। इन स्टार्च देयर इज अल्फा डी, तो यहाँ पर ओवर राइटिंग हो गई, ध्यान रखेंगे थोड़ा। इन स्टार्च देयर इज अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बोथ द components of starch are polymers of alpha D glucose. On the other hand, cellulose is a linear polymer of beta D glucose in which C1 of one glucose unit is connected to C4 of other through beta D glycosidic linkage. आप इसको देख सकते हैं अगर आपको मॉडिफाई करना है लैंग्वेज। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैक्टोज। इट कंसिस्ट ऑफ वन गैलेक्टोज एंड वन ग्लूकोज यूनिट। पहला, mutar rotation is not possible. Anomeric carbon of galactose is attached to carbon 1 of glucose which is beta 1 for glycosidic bond, all of this। तो इसमें देखिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। म्यूटर रोटेशन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो हमने देखा है। पर देखिए जो पहला है यहाँ पर करेक्ट फाइंड करना है। इट कंसिस्ट ऑफ वन गैलेक्टोज एंड वन ग्लूकोज यूनिट, यही सही है। कैसे? क्योंकि गैलेक्टोज तो होता है और ग्लूकोज यूनिट भी होता है, ये हमें पता है, तो ये सही हो गया। अब अगर ये सही हो गया और इनमें इसमें एक ही सही है तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऐसे आप आगे चेक कर सकते हैं, वरना एनोमेरिक कार्बन आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से। और आप म्यूटर रोटेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें पढ़ना नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता ना हो पर हमें पता है ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक ही सही होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख सकते थे। वैसे अगर ये गलत होता तो फिर दिक्कत हो सकती थी, पर यहाँ पर ये सही है तो हमें ये ऑप्शंस ध्यान रखने हैं, तो ए हो जाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन गैलेक्टोज एंड वन ग्लूकोज यूनिट, और ऑप्शन एलिमिनेशन का हमें ध्यान रखना है, तो ए हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इसमें मैंने 3 डॉट लगा दिए। आप और भी क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा, मॉडिफाई करते रहिएगा। बोर्ड के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। हमारा जो अगला क्लास है उसमें हम लोग ग्लूकोज के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ेंगे।